डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कल बिहार को मिलेगा नया सीएम। कल नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। कल ही बीजेपी के विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री का होगा चुनाव। बिहार बीजेपी के सभी विधायकों को बंगाल चुनाव प्रचार से वापस बुलाया गया। नए मुख्यमंत्री की रेस में सम्राट चौधरी को सबसे आगे। महिला आरक्षण पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। सीएम साय ने पीएम मोदी के फैसले को ऐतिहासिक कदम बताया। वहीं मुख्यमंत्री साय ने बस्तर से नक्सलवाद खत्म होने का किया दावा। सुकमा से किया मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान का शुभारंभ। बोकारो में 9 महीने से लापता युवती का कंकाल मिलने के बाद बवाल। इंसाफ दिलाने के लिए आम लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। सरकार से आरोपी को फांसी की सजा की मांग। वहीं पुलिस पर मामले में आरोपी से मिलीभगत का आरोप। एसपी ने 28 पुलिस कर्मियों को किया निलंबित। महाराष्ट्र के कल्याण में भीषण सड़क हादसा। डंपर और इको कार की टक्कर में 11 लोगों की मौत। एक यात्री गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की बिहार की खबरों से। कल बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है। नीतीश कुमार 14 अप्रैल को अपनी कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। 14 अप्रैल को बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए नेता यानी मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जो पटना में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया को देखेंगे। नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है और बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार से वापस पटना बुला लिया है। उन्हें 14 अप्रैल की सुबह तक पटना पहुंचने का निर्देश दिया गया है। नए मुख्यमंत्री का ऐलान 14 अप्रैल को होने के बाद 15 अप्रैल 2026 को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। नए मुख्यमंत्री की रेस में सम्राट चौधरी को सबसे आगे बताया जा रहा है। वहीं विजय सिन्हा, श्रेयसी सिंह, संजीव चौरसिया और धर्मशिला गुप्ता के नाम पर भी चर्चा बनी हुई है। बिहार की राजनीति में इस वक्त बड़ा भूचाल देखने को मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की मौजूदा स्थिति को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी ने साफ शब्दों में कहा कि बिहार के हालात अत्यधिक चिंताजनक हो चुके हैं और शासन प्रशासन पूरी तरह बदहवास नजर आ रहा है। उनके मुताबिक राज्य का नेतृत्व अब बेहोश और बेजुबान बन चुका है, जिससे प्रदेश में गंभीर संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 2 महीनों से बिहार में एक भी कैबिनेट बैठक नहीं हुई है, जिसके चलते सरकार कोई ठोस निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और भ्रष्टाचार बेलगाम हो चुका है। हालात ऐसे हैं कि उच्च अधिकारी की भूमिका भी मूकदर्शक बने हुए हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त नजर आ रही है। वास्तविकता यही है कि बिहार जो है बदहाल हो गया है, बर्बाद इन लोगों ने कर दिया है। किसी चीज की बात कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए, किसान की बात कीजिए, नौजवान की बात कीजिए, पढ़ाई की बात कीजिए, दवाई की बात कीजिए, बिहार जो है सफर कर रहा है। और सरकार की जिम्मेवारी होती है कि कम से कम जो पीड़ा है लोगों की, जो समस्या है, उसको दूर किया जाए। इसके लिए सरकार का गठन होता है। 5 साल में हम लोग पहले देखते थे एक बार होता है, अब सरकार बदले फिर सरकार बना रही है। तंत्र मंत्र से लोग सरकार बनाए हों, लेकिन आज स्थिति क्या है आप बताओ। 2 महीने में कितनी बार कैबिनेट मीटिंग हुई है, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा कि एक निर्णय जो है नहीं लिया जा रहा। बिहार की क्या स्थिति बनी हुई है। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री लखीन्द्र पासवान ने भारत रत्न BR अंबेडकर की जयंती को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को पूरे देश में अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। बीजेपी इस अवसर पर बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक व्यापक कार्यक्रम आयोजित करेगी। वहीं पार्टी कार्यालयों में भी विशेष आयोजन किए जाएंगे। मंत्री ने जानकारी दी कि अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के तत्वाधान में पटना के बापू सभागार में भी भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ये जयंती समारोह केवल एक दिन नहीं बल्कि
पूरे 20 दिनों तक देश भर के विभिन्न रूपों में मनाया जाएगा, जिसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 14 अप्रैल का जयंती समारोह है। पूरी भारतवर्ष जयंती समारोह मना रही है। उस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी भी निरंतर पूर्व की तरह जयंती समारोह मना रही है, लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम मनाने का है वह बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हमारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती समारोह मनाने का जो कार्यक्रम है उसी के निमित्त आज ये बैठक बुलाई गई है। ऐसे जो कार्यक्रम तय किया गया है वो 2 कार्यक्रम मुख्यतः महत्वपूर्ण है। बिहार में भविष्य की जल जरूरतों और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी कि PHED ने कमर कस ली है। आज पटना में भूजल के बेहतर प्रबंधन पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन मंत्री संजय कुमार सिंह ने किया। बदलते मौसम और कम बारिश के बीच राज्य में सुरक्षित और सतत पेयजल की सप्लाई सुनिश्चित करना इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था। सबसे पहले मैं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, केंद्रीय भूजल बोर्ड तथा यूनिसेफ के इस संयुक्त प्रयास का सराहना करता हूं, जिनके सहयोग से इस महत्वपूर्ण विमर्श का आयोजन संभव हो पाया है। मुझे याद है कि पिछले बार भी यूनिसेफ ने जो कार्यक्रम किए थे उस कार्यक्रम का एक अच्छा मैसेज गया था, और इस प्रकार का आप लोग अगर यूनिसेफ के जितने पदाधिकारी अगर इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं तो कहीं न कहीं इसका एक अच्छा मैसेज आता है। साथ ही बिहार ने पिछले कुछ वर्षों से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। हर घर नल और हर घर शुद्ध जल, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना रहा है, और शुरू से ही 7 निश्चय 1 हो, 7 निश्चय 2 हो या 7 निश्चय 3 हो। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC द्वारा आयोजित होने वाली सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर सारण जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिला जनसंपर्क इकाई द्वारा जारी सूचना के अनुसार सारण जिले के 31 केंद्रों पर इस परीक्षा का भव्य आयोजन किया जाएगा। ये परीक्षा कुल 3 चरणों में संपन्न होगी। हर चरण में लगभग 14,940 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, जिसके लिए 43 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 18 जोनल मजिस्ट्रेट और 7 सुपर जोनल मजिस्ट्रेटों के साथ भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। भागलपुर में साइबर अपराध पर लगाम लगाने को लेकर पुलिस प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर रेंज के IG विवेक कुमार ने पोस्टल डिपार्टमेंट के अधिकारियों और पोस्टमैन को अहम दिशा निर्देश दिए। IG विवेक कुमार ने पोस्टल विभाग के ईस्टर्न रीजन से जुड़े 14 जिलों से आए डाक अधीक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि पोस्ट ऑफिस में खोले गए खातों के माध्यम से किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड ना हो, ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ग्रामीण स्तर पर पोस्टमैन और डाक कर्मचारी लोगों के सबसे करीब होते हैं, इसलिए उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। IG ने अधिकारियों से अपील की कि वे ग्राहकों को लगातार जागरूक करें और किसी भी संदिग्ध लेन देन या गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस के साइबर सेल को दें। पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो पुलिस डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन में बहुत सारी नए आयाम जुड़ रहे हैं। जैसे आप लोग अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, तो कई तरह के नए अपराध जो हम सब लोगों के सामने आजकल आ रहे हैं वो भी आपके विभाग को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, और जिस तरह से समय चेंज हो रहा है तो आप लोग उसमें ट्रेनिंग भी ले रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के संबंध में। उदाहरण के तौर पे कई सारे कस्टमर्स हैं, जैसे जिनका बैंकिंग सर्विसेज जिनको आपका विभाग प्रोवाइड करता है, उनके पास मोबाइल पे कोई कॉल आया कि आपका अकाउंट में दिक्कत है, आप अपना आधार कार्ड शेयर कर दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर कर दीजिए। लखीसराय में SP ने जिले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े तेवर दिखाए हैं। SP की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले के सभी पुलिस उपाधीक्षक, थानाध्यक्ष और सह थानाध्यक्ष मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान SP ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर बिंदुवार समीक्षा की। लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति की जांच की गई और जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस की गश्त बढ़ाने पर जोर दिया गया।
अब बात करेंगे झारखंड से जुड़ी खबरों की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने रांची, धनबाद एवं लोहरदगा में किसान न्याय सत्याग्रह शुरू कर दिया है। 15 दिनों तक प्रखंड कार्यालयों के बाहर कांग्रेस के नेता धरना दे रहे हैं। कांग्रेस केंद्र सरकार की नाकामियों और इससे होने वाली जनता की परेशानियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। किसान एवं युवा दोनों कांग्रेस के साथ जुड़े, इसलिए ये विशेष अभियान चला रही है। क्रमवार पूरे प्रदेश के सभी जिलों में किसान न्याय सत्याग्रह का आयोजन किया जाएगा। कहीं ना कहीं हम लोग अपनी मांग को नहीं, हम तो आम किसानों की, आम बेरोजगार युवा साथियों की मांग के लिए लड़ाई कर रहे हैं। आज इसी मांग के दरमियान में एआई समिट में हमारे 5 युवा कांग्रेस के जवान साथी जो टी-शर्ट पहन के टी-शर्ट निकाल कर प्रदर्शन करना, जेल भेजने का काम उन्होंने किया कि गांधी जी ने एक वस्त्र पहन के ही पूरे देश को आज़ाद कराया। तो युवा कांग्रेस के साथियों ने भी अपना लोकतंत्र का देश है, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना हमारा हक है। तो हम टी-शर्ट उतार कर एआई समिट में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अमेरिका के प्रधानमंत्री अपने इशारे पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नचा रहे हैं। 9 महीने से लापता युवती का कंकाल मिलने के बाद बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए आनन फानन में पुलिस ने निलंबन का रास्ता अपनाया है। दरअसल 21 जुलाई 2025 को पिंडरजोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत खूटाडी निवासी रेखा देवी की पुत्री के लापता होने के बाद थाने में मामला दर्ज कराने के 14 दिन बाद एफआईआर लिया गया, जिसके 9 महीने बाद पुलिस को लापता युवती पुष्पा महतो का जंगल से कंकाल मिला है। पीड़ित रेखा देवी ने आरोप लगाया है कि पुलिस के मिली भगत से संदिग्ध आरोपी को बचाया गया। जब मदद की गुहार उच्च न्यायालय से लगाया गया, तब जाकर पुलिस की एसआईटी टीम ने संदिग्ध आरोपी दिनेश महतो से कड़ाई से पूछताछ की, जिसके निशानदेही पर जंगल से पुष्पा महतो के कंकाल को पुलिस ने बरामद किया है। घटनास्थल से हत्या के प्रमुख चाकू और कपड़े भी बरामद किए गए हैं। हमको नहीं लगता कि कुछ बोलने की ऐसी जरूरत है कि क्या लगता है, क्या पुलिस क्या करती है या क्या कर सकती है, और कितने सिंसियर ऑफिसर है हमारे डिपार्टमेंट में। पुष्पा के केस में सब कुछ सामने आया। बरगलाना, आश्वासन मिलना, यही 5 साल से हुआ। दिल्ली से लेकर के बोकारो एसपी तक का दौड़ना, यही 5 सालों में मेरा काम रहा। दिल्ली राष्ट्रपति भवन जाना, पीएमओ से मिलना, हेडक्वार्टर जाना, डीजीपी से मिलना। ये बहुत दुखद समय है हमारे लिए। मैं रजनी रवानी धनबाद जिला से हूँ और सबसे पहले पुष्पा की माँ सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे ही कांटेक्ट की थी नवंबर के महीने में कि दीदी मेरी बेटी 6 महीने से गुम है और कहीं कुछ अता पता नहीं है। हम लोग दर बदर भटक रहे हैं और कहीं कोई हमको ये नहीं मिल रहा बेटी का क्लू। तो हम आके उनसे घर पे मिले और इस बीच में हम थाना प्रभारी से भी मिले। जब 2-3 बार उनसे मिले तो हमको लगा ये बहुत ही गंभीर मामला है। एलपीजी गैस की भारी किल्लतों के बीच रांची जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने निर्देश पर घरेलू गैस आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुचारू बनाने के उद्देश्य से अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रजत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधि एवं उरांव गैस एजेंसी, आनंद गैस एजेंसी एवं इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से तीनों गैस एजेंसियों की बैकलॉग की समीक्षा की गई, जिसके तहत ये पाया गया कि रांची के इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसी में 4164, आनंद गैस एजेंसी में 6800 तथा उर्रांव गैस एजेंसी में 3733 गैस सिलेंडरों की डिलीवरी लंबित है और इनके डीएसी नंबर भी जनरेट किए जा चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिलाओं के लिए केंद्र सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित विशेष सत्र और महिला आरक्षण अधिनियम को ऐतिहासिक बताया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माताओं और बहनों के लिए विशेष सत्र आयोजित किया। उन्होंने बताया कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला अधिनियम पारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे देश की आधी आबादी को निर्णय लेने में भागीदारी मिलेगी। आज नई दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की
महिलाओं को, देश को संबोधित किया है और इस सम्मेलन में पूरे देश भर से जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट जो कार्य कर रही हैं हमारी माताएं, सबको आमंत्रित किया गया है और आने वाले 16, 17, 18 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर दौरे के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद ये उनका पहला दौरा है और अब बस्तर में विकास की नई शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लंबे समय से विकास बाधित था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और सरकार तेजी से विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सुरक्षा बलों के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि 31 मार्च तक नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि बस्तर जो पिछले 4 दशकों से विकास से वंचित था, अब वहां सरकारी योजनाएं तेजी से पहुंचेंगी और लोगों को उनका लाभ मिलेगा। बस्तर क्षेत्र से और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त होने के पश्चात पहला बस्तर क्षेत्र का दौरा है और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के कदम साहस के कारण जो गृह मंत्री जी का संकल्प था 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करना, उनका संकल्प पूरा हुआ है। अब उन क्षेत्रों में जो 4 दशक तक विकास से अछूते थे, विकास 40 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक पहुंचा नहीं था, वहां पर विकास पहुंचाना है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव आज बेमेतरा जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे, जहां वो जिले के बनराका में भक्त माता कर्मा जयंती में शामिल हुए और 3 नव दाम्पत्य जोड़ों को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात वो नगर पंचायत थान खमरिया में आयोजित लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने सर्वप्रथम अटल चौक का लोकार्पण किया और 12 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत 63 हितग्राहियों को स्वीकृत पत्र एवं भवन अनुज्ञा पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर साजा विधायक ईश्वर साहू, बेमेतरा विधायक दीपेश साहू, नगर पंचायत खान खमरिया की अध्यक्ष अनीता चंदन अग्रवाल, रजक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद रजक व अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे। थान खमरिया तहसील में तहसील साहू संघ थान खमरिया के द्वारा 3 जोड़ों का आदर्श विवाह शपथ ग्रहण का आयोजन, कर्मा जयंती का आयोजन हुआ। थान खमरिया नगर पंचायत में 12 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न हुआ है। एक और कार्यक्रम है, उसमें भी जाना है। पिछले 2 सालों में थान खमरिया को 16 करोड़ रुपए विभिन्न विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी हुआ है। हमारे शहर स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की केस्ट ग्रीस कॉलोनी में बिल्डर की मनमानी को लेकर रहवासियों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ रहा है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि शुरुआत में 200 प्लॉट्स के साथ कॉलोनी विकसित की गई थी और उसी आधार पर क्लब हाउस जैसी सुविधाएं तैयार की गई थी, लेकिन अब बिल्डर द्वारा फेज 2 फेज और फेज 3 का निर्माण शुरू कर बाउंड्री वॉल को हटाकर कॉलोनी का विस्तार किया जा रहा है, जिससे मौजूदा संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की आशंका है। रहवासियों का कहना है कि बिल्डर ने नगर निगम से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, लेकिन अब तक सोसाइटी को विधिवत हैंडओवर नहीं किया गया है, जबकि मेंटेनेंस का पूरा जिम्मा सोसाइटी ही संभाल रही है। साथ ही साझा सुविधाओं जैसे क्लब हाउस, सड़क, गार्डन और मंदिर की सोसाइटी के नाम ट्रांसफर नहीं किया गया है। इसके अलावा बिल्डर द्वारा बाउंड्री वॉल तोड़कर नए प्रोजेक्ट से जोड़ने की कोशिश को लेकर सुरक्षा और व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 4 मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा कि जो सोसाइटी का जो सुविधाएं हैं वो बिल्डर को यहाँ पे स्थानांतरित करना चाहिए था पूरी तरह से, क्लब हाउस वगैरह जो उसने नहीं किया है। दूसरा, ये जो बाउंड्री वॉल है जो हमारा यहाँ रक्षा कवच है हम लोगों का, इसको तोड़ के वो दूसरी कॉलोनी का फेस बना रहा जो इस तरफ है, तो हमारे नेचुरली हमारे क्लब हाउस पे बहुत दबाव बनेगा। आने में बुला के चमकाना और आम नागरिक को परेशान करना और हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाना कहीं ना कहीं ये गलत है, ये दादागिरी है। अगर आपको कुछ भी तकलीफ है, बैठ के सामने बात करें, और आप ऐसा किसी के ऊपर दबाव डालवा रहे हैं पुलिस थाने से और कर रहे, ये नैतिकता नहीं है। और जब
यहाँ पे ये डेवलप हुई थी कॉलोनी, उसी समय उन्हें ऐसा बताना था कि यहाँ 500 परिवार रहेंगे, 600 परिवार रहेंगे, उस प्रकार से डेवलप होता। छत्तीसगढ़ के पत्थल गांव में जसपुर और रायगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध कार को रोका, जिसमें भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया गया। इस कार्रवाई से इलाके में नशा तस्करों के खिलाफ चल रही मुहिम को बड़ी मजबूती मिली है। तलाशी के दौरान कार से 112 किलो 777 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 54 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस दौरान पुलिस ने पूरे ऑपरेशन को सतर्कता और रणनीति के साथ अंजाम दिया। थाना पत्थलगांव को मुखबिर के सूचना प्राप्त हुई थी कि दिल्ली पासिंग गाड़ी जो रायगढ़ के तरफ से लल्लुंगा होते हुए पत्थलगांव क्रॉस करते हुए उत्तर प्रदेश या दिल्ली की ओर भारी मात्रा में नारकोटिक गांजा का परिवहन किया जा रहा है। इस आधार पर थाना पत्थलगांव क्षेत्र में नाकेबंदी की कार्रवाई की गई। जब नाकेबंदी की कार्रवाई की जा रही थी तब यह जो संदिग्ध वाहन DL3CB 5298 ये गाड़ी वहां पर पहुंची। जब इसको रोकने का प्रयास किया गया तो रुक करके तेजी से वहां से भगाने का प्रयास किया गया। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की। महाराष्ट्र के कल्याण में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। कल्याण मुरबाड मार्ग पर रायता पुल के पास डंपर और इको कार की भीषण टक्कर में 11 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हादसा सुबह करीब 11 बजे हुआ, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इको कार में कुल 12 यात्री सवार थे और वाहन मुरबाड की ओर जा रहा था। इसी दौरान कल्याण के पास रायता पुल के नजदीक तेज रफ्तार डंपर से आमने सामने की टक्कर हो गई, जो बेहद भयावह साबित हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और अधिकांश यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। घटना की सूचना मिलते ही टिटवाला पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। 13 अप्रैल को सुबह 11:15 के आसपास एक टाटा इको और टाटा मिक्सचर जो इनमें रायता ब्रिज के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है। तो उसमें इको वैन में जो प्रवासी है 11, उनका एक्सीडेंट में इंजर होके उनको गोयल हॉस्पिटल में अभी रिमूव किया है। उसमें 11 की कैजुअलिटी होने की संभावना है, वो आगे की प्रोसेस चालू है। महाराष्ट्र के नासिक, पुणे और शिरडी में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने फर्जी बाबा अशोक खरात मामले में 11 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक ये रेड मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध संपत्ति से जुड़े मामलों को लेकर की जा रही है। ईडी की टीमों ने अलग अलग लोकेशनों पर पहुंचकर दस्तावेज, कैश ट्रांजैक्शन और डिजिटल रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में धार्मिक आस्था के नाम पर लोगों से ठगी और भारी रकम इकट्ठा करने के आरोप हैं, जिसकी अब गहराई से जांच की जा रही है। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।